हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है। इसमें एक्स पॉइंट यहाँ पे है और वाई पॉइंट यहाँ पे है। हमें क्या करना है, इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो आप देखिए एक्स और वाई के बीच में जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बेसिक सा सबसे पहला आपके दिमाग में जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहता है जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना रहता है दो पॉइंट के बीच में, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल लगे हुए हैं। क्योंकि सीरीज और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हम उनका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, अगर इस प्रकार से सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सपोज चलो हम ये दो ही लेते हैं, एम और एन पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। अगर मैं ये आर वन है, सपोज ये आर टू है, मैं इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूँ आर एम एन इन दोनों के बीच में, तो क्या कर देते हैं जब भी सीरीज में होंगे सीधे सीधे उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो सीधे जोड़ देते हैं डायरेक्टली। और अगर इसी की जगह पे यहाँ पे हमारा इस प्रकार से ये हमारे किस में लगे रहते, सीरी पैरेलल लगे रहते, यही दो पॉइंट रहते हैं एम और एन के बीच में, और यही दो रेजिस्टेंस रहते हैं आर वन आर टू, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, वन ओवर आर एम एन जब पैरेलल में होंगे तब इस प्रकार से वन ओवर आर एम एन, यानी कि एम से एन के बीच में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सीरीज में और जो पैरेलल में होते हैं उनका हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि हम इस जो हमारा अपना डायग्राम है इसमें ये कोशिश करें कि जो हमारा ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनको हम पहचान पाएँ कि कौन से सीरीज़ में है कौन से पैरेलल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में आइए। अब यहाँ पे इस एक्स पॉइंट को, एक्स पॉइंट से आगे चलते हैं तो ए पॉइंट, अब इस पॉइंट से देखूंगा मैं अगर, तो ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और इस डी पॉइंट से देखता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि ये बीच वाला है ये इन दोनों के ना तो पैरेलल में है ना तो सीरीज में है। इन कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन के देखो कैसे है। इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर हम दूसरे तरीके से बनाए तो ये कुछ इस प्रकार से मिलता हमें। आप गौर कीजिए कि एक्स पॉइंट ये है हमारा, ए पॉइंट यहाँ है, एफ पॉइंट यहाँ है, ये वाला 10 ओम है, ये 5 ओम है, जो ऊपर के डायग्राम में ये 5 था, ये 5 था, ये 10 था। आप लोग फिर से देख सकते हो, यही है हमारा डायग्राम। ये देखिए 10 5 ए एफ, ए एफ 10 5, बीच वाला 5 5 10, सी डी और वाई। तो यही मैंने डायग्राम को थोड़ा सा इस प्रकार से बना दिया, जिनकी समझ में ना आ रहा होगा कि ये कैसे हमारे वो हो गए, क्या बोलते, पैरेलल हो गए। तो अब देखिए ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। लेकिन जो ये बीच में है ये ना तो इनके कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है ना हमारे सीरीज में है, तो इसका कहा नहीं जा सकता है। तो जब भी ये ऐसी समस्या आएगी अगर मैं इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो अब दिक्कत आ गई ना, अब मैं किस हिसाब से लूँ, इनका तो पता ही नहीं चल पा रहा है ये सीरीज में कौन सा पैरेलल कौन सा। तो जब भी ऐसा कोई आता है जहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस कॉमन होगा, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जब ऐसा बीच का कॉमन रहता कोई रेजिस्टेंस, तो उसमें जो बाकी बचे हुए जो हमारे रेजिस्टेंस है उनका रेशियो देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया और इसको S मान लिया। तो ये कंडीशन होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की कि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस आई, यानी कि इन दोनों का जो हमारा अगर रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर आता है। तो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगेगा। और जो हमारा ये बीच का रेजिस्टेंस होगा इसमें करंट जाएगा ही नहीं, इसमें करंट जाएगा नहीं तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो बस इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर देते, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उसके लिए। तो देखते हैं पी बाई क्यू, पी यानी कि हमारा 10 और क्यू यानी कि हमारा 5, 10/5 बराबर आर बाई एस, आर यानी कि हमारा 5 और एस यानी कि हमारा 10, तो 5/10। ये 10/5 बराबर 5/10 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तो लग ही नहीं रहा है। तो अब व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, अब आता है हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, करंट डिवीजन करना पड़ेगा, फिर हमें जो हमारा इक्विवेलेंट है वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर ये सपोज ही थोड़ी देर के लिए ये फॉलो हो जाता, ये पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई आर ऐसा आता, यानी कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो इक्वल होता, तो फिर पता क्या होता, फिर ये बीच वाला गायब भी कर देते, सीधे सीधे इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते, इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते और लास्ट में इनका पैरेलल निकाल देते, हमारा इक्विवेलेंट मिल जाता।
इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम कराएंगे इसी सीरीज़ में। लेकिन फ़िलहाल ये तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज लगे, तो ये तो काउंट होगा जी अभी। तो फिर हमें अब क्या करना पड़ेगा, देखते हैं आप क्या करते हैं। तो ये कर दें रफ। चलो जी, ये हमने रफ कर दिया। अब आओ जी अपने कॉन्सेप्ट वाले, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन उस पर। तो ये था हमारा मेन क्वेश्चन। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें करंट डिवीजन लगाना है। तो करंट डिवीजन लगेगा कैसे, पहला कौन बात तो ये आती है। तो करंट डिवीजन लगाने के लिए करंट तो होनी चाहिए सर्किल में, जो सर्किट है सॉरी उसमें करंट तो होना चाहिए। लेकिन करंट कहाँ से आएगा, करंट तभी आएगा जब इसमें कुछ सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा कुछ। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, मैंने एक बैटरी लगा दी इसमें, एक बैटरी लगा दी जी, एक वी वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है जी, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब इस बैटरी के कारण इस सर्किट में करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा इसमें आई करंट गया। यहाँ से कितना करंट गया, हमने कहा आई करंट गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ तक गया ये, यहाँ तक गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक भी ये आई रहा होगा। अब यहाँ पे बात आती है, जब यहाँ पे एक हमारा नोड आ गया है इस ए पॉइंट पे, यहाँ पे ये करंट बढ़ जाएगी। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ से आप जानते हो कि किसी भी जो जंक्शन होता है किसी नोड पे, जितना करंट आता है उतना ही करंट कितना होता है, बाहर जाना चाहिए। करंट कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं इसे। जितना करंट आ रहा है किसी पॉइंट पे उतना ही उससे बाहर निकलना चाहिए। करंट का कोई भी यहाँ पे क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पे आई करंट आया है जी, तो यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इस ब्रांच में जाएगा, कुछ इस ब्रांच में जाएगा। तो अब हम सपोज यहाँ पे लेते हैं कि जो ये वाली ब्रांच है इसमें मैंने कहा आई वन करंट जाता है, तो इस वाली में कितना बचेगा, आई में से आई वन माइनस कर देंगे, तो इसमें आई माइनस आई वन करेंगे। ये इसी प्रकार से हो ना, सपोज इसमें 10 एम्पियर आ रहा था, मैंने कहा इसमें 7 एम्पियर इधर निकल गया बाहर इससे, तो इसमें कितना बचा होगा, 10 - 7, 3 ही एम्पियर तो बचेगा। तभी तो जितना आ रहा है 7 और 3 10, तभी तो उतना ही बाहर भी जाएगा। तो हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया, आई वन इसमें भेज दिया तो आई माइनस आई वन इसमें आया। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब यहाँ पे फिर से दूसरा नोड मिल गया, यहाँ पे भी ऐसे ही एक नोड मिल रहा है। अब यहाँ पे फिर से करंट बटेगी, या कहूँ यहाँ पे करंट बटेगी। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो ये यही वाला आई वन थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट बढ़ जाएगी। सपोज इसमें हमने कहा कि आई टू करंट गई, तो इसमें कितनी बच जाएगी इस वाले के लिए, इस वाले के लिए कितनी, आई वन यहाँ से आ रही थी, आई टू इसमें चले गई, तो इसमें कितनी बचेगी, आई वन माइनस आई टू, आई वन माइनस आई टू करंट किस में बचेगी, इस वाली ब्रांच में बचेगी। अब देखो जी, ये यहाँ से आई टू आई, ये यहाँ से देखो आई टू आई, ये यहाँ से आई माइनस आई वन आई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों करंट जुड़ेंगे और इस वाली ब्रांच में क्या कितनी करंट जाएगी हमारी, तो आई माइनस आई वन यहाँ से आई माइनस आई वन यहाँ से आई, और प्लस आई टू यहाँ से आई, प्लस आई टू यहाँ से आई। तो लो जी, यहाँ से ये आई माइनस आई वन प्लस आई टू, और यहाँ से भी आ रही है हमारी कौन सी वाली, इस ब्रांच से आई वन माइनस आई टू। फाइनली इस जो ये नोड है डी पॉइंट पे, यहाँ पे जो यहाँ से आ रही जो यहाँ से आ रही, ये दोनों जुड़ जाएंगी, और बाहर हमें इन दोनों के जोड़ से जो करंट मिलेगी वो मिलेगी। तो देखियो, आई वन माइनस आई टू यहाँ से इस ब्रांच से आई, और प्लस का आई माइनस आई वन प्लस आई टू हमारी इस ब्रांच से आई। अब दोनों को जोड़ोगे तो देखो, आई टू से आई टू कैंसिल हो गया, और आई वन से आई वन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या फाइनली आई। तो यहाँ पे हमें कितनी करंट मिलेगी वापस, आई, यहाँ देखो आई करंट हमें वापस मिल चुकी है। यानी कि जो हमारे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से उससे जितनी आई करंट गई थी वापस उसमें उतनी आई करंट आ रही है। बीच में ये करंट का क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उनमें करंट का डिवीज़न अलग अलग तरीके से हो रहा है, हमने ये देखा जी। अब पहला तरीका जो मतलब पहला जो स्टेप था वो हमने पूरा कर दिया है, करंट डिवीज़न रूल लगा के इस सर्किट में। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि हम इसमें करंट का वोल्टेज रूल, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसे, वो लगाएंगे। ये भी एक क्लोज लूप मिल रहा है, ये एक क्लोज लूप मिल रहा है, और ये क्लोज लूप मिल रहा है। तो इन तीनों के तीनों लूपों में हम जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है जी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमारा जो कंडीशन है पहली तो कि एक क्लोज लूप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं इस क्लोज लूप का नाम लिखूँ, तो इस क्लोज लूप का नाम क्या हो गया, ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए। देखिए ए से शुरू किया वापस ए पे आ गया, तो क्लोज लूप हो गया। इस क्लोज लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगा, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से क्या होता है कि इस पूरे के पूरे जो
हमारा कोई भी क्लोज लूप है उसमें जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होगा वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब कैसे लगता है जी, सबसे पहले हम अलग अलग जो हमारे ये रेजिस्टेंस है इनमें वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, इन सब का सम करेंगे, उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो पहले ही देखिए, जब भी मैं करंट की डायरेक्शन में चलूंगा तो क्या लूंगा, साइन, साइन लूंगा पॉजिटिव का। और इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। वी इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे वी निकालना है, आर आपको पता है, आई भी पता है, आई वन है। तो कितना हो जाएगा इसमें वोल्टेज ड्रॉप, 10 इंटू आई वन हो जाएगा। साइन पॉजिटिव लिया क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में चला। यहाँ पे भी देखो, साइन पॉजिटिव लूंगा, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो प्लस आई इंटू आर लगाओ यहाँ पे भी। तो आई है इसमें आई टू, और आर है हमारा 5 ओम, तो 5 इंटू आई टू। और हमारा इसमें देखिए, इसमें जब चल रहा हूँ मैं इस क्लोज लूप में, इस वाले रेजिस्टेंस में, तो इसमें मैं करंट के अपोजिट चल गया। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, साइन माइनस का लेना पड़ेगा। और आर कितनी है इसमें, आर ही है इसमें, आई माइनस आई वन। तो वी इक्वल टू आई आर लगाया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 आर की वैल्यू इंटू आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई माइनस आई वन। ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कीजिए। 10 आई वन प्लस 5 आई टू माइनस 5 आई, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 5 आई वन बराबर ज़ीरो। अब यहाँ से आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको। तो 10 10 और 5 15 हो गया। 15 आई वन प्लस 5 आई टू माइनस 5 आई बराबर जीरो। 5 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो 5 कॉमन लिया, वो इसके बटे में जाएगा तो जीरो रहेगा इधर। तो इधर क्या आएगा, 3 आई वन प्लस आई टू माइनस आई बराबर जीरो। इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन सेकंड मिलेगी लूप टू में। क्या करो आप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। तो लूप टू में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ आसानी से लगा सकते हो। पहले तो क्लोज लूप बना के दिखाओ। तो पहला क्लोज लूप कौन सा हो गया जी, एक मिनट है। तो ये देखिए, हम फिर से ला गए इस डायग्राम को। अब ये यहाँ पे देखिए लूप टू, यहाँ पे देख सकते हो आप, बी सी डी, ये वाला। इसमें भी आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। पहले तो लूप का नाम लिखा हमने, क्लोज लूप कौन सा है, बी सी डी ई बी। देखो बी से शुरू हुआ, वापस बी पे आ गए हम, तो क्लोज हो गया लूप, बिल्कुल क्लोज लूप है। इसमें आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, तो वही करंट की डायरेक्शन में चलना है, तो वी इक्वल टू आई आर। तो आर की वैल्यू क्या है, 5 इंटू करंट क्या है इसमें, इस वाली ब्रांच में, आई वन माइनस आई टू। ठीक है जी। यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ नहीं है ही नहीं, वोल्टेज ड्रॉप। इसमें गए, इसमें देखो करंट के अपोजिट गए, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10 इंटू आई की वैल्यू। 10 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, आई माइनस आई वन प्लस आई टू, यही है। फिर इसमें गए, इसमें भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो 5 माइनस का 5 इंटू आई की वैल्यू क्या है इसमें, आई टू, बराबर क्या होगा, जीरो होगा। इसको भी फटाफट सॉल्व कीजिए। 5 आई वन माइनस 5 आई टू माइनस 10 आई माइनस 10 आई वन माइनस, ये देखो माइनस माइनस का प्लस होना था इसने, माइनस का 10 आई, माइनस माइनस का प्लस, 10 आई माइनस का 10 आई टू माइनस का 5 आई टू बराबर जीरो। अब इनको सिंप्लीफाई करो फटाफट। आई वन वाली कौन कौन सी हैं जी, आई वन एक ही है, एक ही है, बाकी कुछ है नहीं है। तो 5, 10 और 5 कितना हो गया, 15 आई वन हो गया। आई टू वाले देखो, माइनस का 5 ही है, माइनस का 10 ही है, और माइनस का 5 ही है, तो सारे जुड़ जाएंगे सारे माइनस में, तो 5 5 10 10 10 और कितना हो गया, 20, माइनस का 20 आई टू। और आई वाली टर्म तो यही है, माइनस का 10 आई बराबर जीरो। इसमें से भी 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 3 आई वन माइनस 4 आई टू माइनस 2 आई बराबर जीरो। ये बनी, इसको हमने माना इक्वेशन सेकंड। इसको क्या माना, इक्वेशन सेकंड माना। हम्म, अब देखें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमें यहाँ ऊपर से मिली थी, ये यहाँ पे हमने मानी थी जब ये, इस इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन सेकंड मिली हमें नीचे, उनको, उन दोनों को सॉल्व करके हम आई वन और आई टू की वैल्यू आई के टर्म में निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 आई वन प्लस आई टू माइनस आई बराबर जीरो।
ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मैंने नीचे लिख दी, ठीक है, आपको अब दिखेगी। ये देखो, ये मैंने लिख दी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड भी लिख दो यहाँ पे। 3i1 माइनस का 4i2 माइनस का 2i बराबर 0। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट है और में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो। आई वन वाली टर्म गायब हो जाएगी तो आई टू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको माइनस किया तो ये प्लस माइनस का माइनस साइन हो गया, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का ये साइन प्लस हो जाएगा। तो ये तीन में से तीन जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब ये यहाँ पे चार और एक कितना हो गया, 5i2 हो गया। और ये कितना हो गया, प्लस कर दो, आई में से एक आई गया, तो ये प्लस का आई बचा बराबर 0। अब अगर मैं आई टू की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आई इधर गया, माइनस का आई बटे 5। तो ये हमारी आई टू की वैल्यू क्या है, ये हमारी आई टू की वैल्यू। अब यहाँ से आई टू की वैल्यू आई की फॉर्म में मिली। ऐसे ही आई वन की वैल्यू भी निकालनी है, तो आई वन की वैल्यू निकालने के लिए आई टू की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। चलो पहले ही वाले में पुट की, 3i1 प्लस आई टू की वैल्यू यहाँ पे हमने ये पुट कर दी, क्या है, माइनस का आई बटे 5 और माइनस का आई बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा हमारा क्या, ये हमारा आएगा जी आपका 3i1 माइनस 5 कम 5, 5 और एक 6, 6/5 आई बराबर 0। तो ये इधर ले गए इसको, तो ये हो गया 3i1 बराबर 6/5 आई। आई वन बराबर कितना आएगा, फिर यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आई वन बराबर कितना आएगा, ये बटे में जाएगा, तीन तीन दूनी 6, तो 2/5, 2/5 आई। आई की आई वन की वैल्यू हमारा आई की फॉर्म में ये आ गई 2/5 आई, और आई टू की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब ये हमें कहाँ लगाना है उसको देखते हैं। तो ये देखिए जी, हम इस डायग्राम को फिर से वापस ला के आई वन आई टू की वैल्यू भी निकाल दी हमने। अब जो लूप थ्री बना था हमारा, क्लोज लूप थ्री है वो, इसमें हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। अब देखते हैं कैसे इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगेगा। पहले तो क्लोज लूप बना के दिखाओ आप। कौन सा हो गया क्लोज लूप, एक्स ए एफ ई डी वाई, ई डी वाई, और ये वी एक्स भी मान सकता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट को भी मान लिया मैंने, वी एक्स। तो ये है जी हमारा क्लोज लूप, दिख रहा है आपको, ये क्लोज लूप थर्ड। इसमें लगाओ अब अपना कौन सा लॉ, किरचॉफ का हमारा वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ। तो देखो जी, करंट की डायरेक्शन में गए तो v इक्वल टू क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन में गए तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, आई इंटू आर, यानी कि 5 गुना आ गया, आई है इस वाली ब्रांच में, आई माइनस आई वन, ठीक है। अब यहाँ से आई, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में गए तो आई आर से 10 इंटू आई की वैल्यू क्या है इस वाली ब्रांच में, आई माइनस आई वन प्लस आई टू। फिर यहाँ आए जी, फिर यहाँ आओगे आप, यहाँ आओगे तो आपको, ठीक है, यहाँ तो अब आपको, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हम जो बैटरी है, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का वी लिख सकता हूँ। या आप माइनस का वी बराबर जीरो करोगे, यही तो करोगे, माइनस का वी बराबर जीरो करोगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम क्या करते हैं कि एल्जेब्रिक सम जीरो होता है, यही लिखते हैं आप, माइनस का वी बराबर जीरो लिखते ही इस पूरी इक्वेशन को लिखना होता। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाने पे हम उसका वोल्टेज क्या लेते हैं, माइनस का वी लेते हैं। और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाते तो हम क्या लेते, प्लस का वी लेते। वैसे ये साइन कन्वेंशन ऐसा नहीं है कि फिक्स है। हमने जैसे, जब हमने ये करंट की डायरेक्शन में चलने पे ये पॉजिटिव माना, करंट के अपोजिट जाने पे नेगेटिव माना, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं अगर हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो साइन पॉजिटिव लेना है। अगर मैं यहाँ से करंट की डायरेक्शन में जाने पे नेगेटिव साइन लेता तो फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे पॉजिटिव साइन लेता, फिर यहाँ पे बैटरी का भी उल्टा हो जाता, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने पे प्लस साइन लेता और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे नेगेटिव साइन लेता। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये आपको मानना ही मानना है।
वैसे ये सही है कि आप इससे आपको मतलब ध्यान भी रहेगा कि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं या बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आपको प्लस साइन लेना है। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं या करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो आप नेगेटिव साइन लो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है जो भी समझना है आपको। माइनस वी बराबर जीरो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। अगर मैं इस माइनस वी को राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो ये माइनस का वी क्या हो जाएगा, प्लस का वी हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा था, सीधे सीधे बराबर वी भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब इसको भी आप सॉल्व करके देखिए। 5i - 5i1 प्लस 10i - 10i1, 10i1, और ये प्लस का 10i2 बराबर v। इसको सॉल्व करोगे तो i, 10 और 5 15i हो गया, 15i। i1 वाली टर्म हो गई माइनस का 5 माइनस का 10 कितना, माइनस का 15i1। और ये i2 की वैल्यू हो गई प्लस का 10i2 बराबर v। अब यहाँ से i1 और i2 की वैल्यू आप कहाँ से निकालो, जो हमने ऊपर निकाली थी, अभी निकाली थी ना, वो इसमें पुट कर दो। तो 15i को अपनी जगह रहने दिया मैंने, माइनस का 15 आई वन की वैल्यू यहाँ पे देख लो कितनी आई थी, 2/5। क्या आई थी, 2/5 आई आई थी। और आई टू की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का i/5। तो आई टू की वैल्यू भी रखो 10 इंटू माइनस का i/5 बराबर v। हो गया। इसको सॉल्व करो आप, तो ये हो जाएगा 15i - 5 × 15 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6i, और ये 5 दूनी 10, और माइनस का क्या हो जाएगा 2i बराबर v। तो 6 और 2 8, 15 में से 8 गया कितना हो गया 7। तो 7i बराबर आ गया हमारा v। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई कि इसको मैं इक्वेशन थर्ड ही मान लेता हूँ, चलो इक्वेशन थर्ड ही मान लेता हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, मैं इसको इक्वेशन थर्ड मान रहा हूँ, वैसे इक्वेशन हो चुका है हमारा लगभग। अब देखो एक चीज़ बताओ, अगर माना बाद कि ये पूरा का पूरा सर्किट इसका आर इक्विवेलेंट आपको पता रहता कि इनका इक्विवेलेंट कुछ भी है, सपोज 10 आ रहा, 20 आ रहा, 50 आ रहा, आपको पता रहता। फिर आपको मैं कहता कि जो हमारा ये आर इक्विवेलेंट है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो कितना हो रहा रहता, V इक्वल टू आई आर लगाते यहाँ पे, आई इंटू आर इक्विवेलेंट लगाते। जितना हमारा वोल्टेज है, जो ये हमारा वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाता, इसमें जाने वाली करंट इंटू जितना इसमें रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट के बराबर। यही होता है हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है किसी भी सर्किट में, किसके बराबर होता है, उसमें बहने वाली करंट का मल्टीप्लाई करते हैं उसमें जितना रेजिस्टेंस है उससे, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाता। ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं कंपेरिजन करूं, जो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन ये वाली है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं इनका कंपेरिजन करता हूं तो यहाँ पे मेरे को v इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट मिल रहा है, यहाँ पे v इक्वल टू 7i मिल रहा है। तो यानी कि मैं अगर 7i बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिखूँ तो कुछ भी गलत नहीं लिखा मैंने। अब यहाँ से i से i कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना बचा मेरे पे, 7 ओम। यानी कि कुल मिला के लास्ट में हमने कंपेयर किया v इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट से। जो हमारे वी आ रखा है वो 7i आ रखा है, आई तो हमारा करंट है, तो जो ये बचा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो वो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। तो इस प्रकार से हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आया, 7 ओम आया। कितना आया, 7 ओम आया। तो आज के लिए यही हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, क्या क्या हुआ। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।